नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो ट्रंप का मादुरो दाव, दुनिया में तनाव। जी हां, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा दुनिया के कई मुल्क कर रहे हैं, तो कुछ अमेरिका को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अमेरिका का यह एक्शन बताता है कि दुनिया एक नए ग्लोबल युग में प्रवेश कर चुकी है और दुनिया में अब कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद नहीं है, न यूएन न अंतर्राष्ट्रीय अदालतें। अब राज उसी का होगा जिसकी लाठी में दम है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ करके फिर से अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को ध्वस्त कर दिया है। यानी मादुरो पर नार्को टेररिज्म फैलाने, कोकीन के तस्करी और विनाशकारी हथियारों के जरिए अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के आरोप है। फिलहाल मादुरो न्यूयॉर्क में इस वक्त मौजूद है, ट्रंप के कब्जे में है और ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा लिया। इससे पहले अमेरिका 3 देशों के नेताओं को ऐसे ही पकड़ चुका है। अमेरिका ने 1989 के दौरान पनामा पर हमला कर मैनुअल नोरिएगा को गिरफ्तार कर लिया था और फिर इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को साल 2003 को अमेरिकी सेना ने पकड़ा था। लीबिया के गद्दाफी का राज ऐसे ही खत्म किया गया था। सवाल ये, अगला नंबर किसका है? आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया मादुरो को लेकर के 2 हिस्सों में इस वक्त बट गई है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको ये पूरी कहानी समझाते हैं। ट्रंप का वेनेजुएला पर वार, दुनिया में हाहाकार। 2 जनवरी तक राष्ट्रपति थे, आज मादुरो लाचार। मादुरो की गिरफ्तारी, दुनिया हिल गई। ट्रंप का सुपर दाव, दुनिया में तनाव। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्यूशन सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। क्या मादुरो का हाल भी सद्दाम गद्दाफी जैसा होगा? मादुरो के बाद अगला नंबर किसका? दुनिया पर बढ़ा महायुद्ध का खतरा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद 2 धड़ों में बंट गई दुनिया। वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। सटीक ऑपरेशन से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से न्यूयॉर्क लाया गया। हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे मादुरो की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। मादुरो अमेरिकी युद्धपोत पर सवार थे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हैं। इसके बाद उन्हें भारी सुरक्षा वाले बख्तरबंद मोटरकेड में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर ले जाया गया, क्योंकि मादुरो पर ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म के गंभीर आरोप हैं। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि फिलहाल वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। इधर मादुरो पर दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रूस और चीन समेत कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की निंदा की और तनाव कम करने की अपील की। रूस ने मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने की अपील करते हुए कहा कि अमेरिका को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। रूस ने कहा कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कत्ल कर वेनेजुएला पर अवैध हमला किया। मॉस्को चुपचाप नहीं देखेगा। इस हमले ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा किया। ईरान ने कहा कि वेनेजुएला पर हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। चीन का कहना है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। एक राष्ट्रपति को खुलेआम बंदी बना लिया गया, ये पूरी तरह से गलत है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुई जाइनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिका के इस कदम को गलत ठहराया। उनका कहना है कि ये वेनेजुएला की संप्रभुता पर गहरा आघात है। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का भी प्रस्ताव दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कहा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करें वरना गंभीर परिणाम होंगे। क्यूबा ने कहा, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला पूरे महाद्वीप पर हमला है। कोलंबिया ने अमेरिकी हमले को राजकीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय डकैती करार दिया। अर्जेंटीना और इक्वाडोर समेत एलन मस्क ने ट्रंप के इस कदम का समर्थन किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने कहा, आजादी जिंदाबाद। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने कहा, नार्कोचो विस्टा अपराधियों का साम्राज्य ढह गया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा,
बधाई हो राष्ट्रपति ट्रंप, ये पूरी दुनिया की जीत है, खासकर तानाशाहों को ये साफ संदेश है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के कदम पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, वेनेजुएला में जो कुछ भी हो रहा है उस पर बारीकी से नजर रखी है। हमने मादुरो के बुरे कामों की हमेशा निंदा की है। वेनेजुएला ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा दे रहा था तो यूरोपीय यूनियन EU ने कहा ट्रंप संयम बरते, वेनेजुएला में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। वेनेजुएला पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर चिंता जताई और कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम बातचीत के जरिए से शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील करते हैं। कुल मिलाकर निकोलस मादुरो पर ट्रंप की कार्रवाई को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। मादुरो के बाद अगला नंबर किसका, ये सवाल दुनिया पूछ रही है। क्या दुनिया पर महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है? तो देखिए, अब कुल मिलाकर तेल के खेल में दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। किस देश के पास कितना तेल रिजर्व है आपको बताते हैं। 2023 की ऑयल एंड गैस जनरल्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिलियंस ऑफ बैरल्स अच्छी क्वालिटी का कच्चा तेल वेनेजुएला के पास है और इसलिए चीन, रूस वेनेजुएला के साथ सीधे सीधे खड़े हैं और अमेरिका से दुश्मनी मोल रहे हैं। अब हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किसके पास कितना तेल है। तो जो तेल का भंडारण इस वक्त जो तमाम देशों के पास, इस मैप पे आप देख सकते हैं कि किनके पास कितना तेल है। अगर कनाडा के पास की हम बात करें तो 170.5 बैरल्स ये तेल का जो स्टॉक इनके पास है। इसके अलावा यूएसए के पास अभी 35.0% ये बैरल है उनके पास तेल के स्टॉक की। अगर बात करें तो यहाँ अगर रूस की बात करें, क्योंकि अमेरिका से इस वक्त सीधे सीधे लोहा ले रहा है रूस भी, तो अब रूस की अगर यहाँ बात करें तो देखिए इनके पास 80.0 बिलियन बैरल्स रूस के पास है। यूएसए के पास 35.0 बिलियन बैरल है। और जबकि नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ पर नाइजीरिया के पास 37.5 बिलियन बैरल है। और वेनेजुएला की ओर जरा रुक कीजिए, यहाँ 302.3 बिलियन बैरल। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं यूएसए से ज्यादा, कनाडा से ज्यादा, रूस से ज्यादा। वहीं इराक और लीबिया की बात करें तो लीबिया के पास भी 48.4 बिलियन बैरल और इराक के पास 148.8 बिलियन बैरल। जबकि वहीं कुवैत के पास बात करें तो 101.5 बिलियन डॉलर, माफ कीजिएगा 101.5 बिलियन बैरल इनके पास तेल का स्टॉक। और वहीं यूएई के पास 97.8 बिलियन बैरल ये ऑयल का स्टॉक और ईरान के पास है 157.2 बिलियन बैरल। लेकिन सब के सब इस वक्त देखिए वेनेजुएला से बेहद कम पर, यानी सबसे ज्यादा स्टॉक अगर किसी के पास है तो सीधे सीधे वेनेजुएला के पास है। जिस वजह से इस वक्त आप देखते हैं कि यूएसए के साथ में सीधे सीधे लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार वहां रूस बैठा है। दूसरी तरफ चीन भी खुला समर्थन वो करता है वेनेजुएला का, लेकिन वो अमेरिका को खुली चेतावनी भी दे रहा है। यहां तक कि आपने नॉर्थ कोरिया से भी सुना कि नॉर्थ कोरिया भी सीधे सीधे कहता है कि मेरे दोस्त को या तो छोड़ दिया जाए, नहीं तो फिर इसके परिणाम भुगतने होंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वेनेजुएला के सपोर्ट में इस वक्त इतने देश आखिर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी को यहां जो ऑयल का स्टॉक है उस पर कब्जा जमाना है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कब्जा किया और राष्ट्रपति को वहां से उठा लिया, हिरासत में रखा गया और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिका ही वहां अपना रूल इंपोज करेगा, अब पूरी तरीके से वेनेजुएला का रूल करेगा। वेनेजुएला पश्चिम में एंडीज पहाड़ों से लेकर के पूर्व में विशाल ओरिनोको नदी बेसिन और दक्षिण और पूर्व में प्राचीन गुयाना शील्ड तक फैला हुआ है। अनुमान है कि वेनेजुएला में 303 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है, जो दुनिया के तेल भंडार वाले देशों को टक्कर देता है सीधे सीधे। और इस देश के दक्षिणी इलाके में जंगल से ढके मैदान और उबड़ खाबड़ इलाके हैं, जहां की जमीनों में भारी मात्रा में सेना मौजूद है, माफ कीजिएगा सोना मौजूद है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ ना केवल तेल की बात की जाती है, लेकिन यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर सोना भी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे का अनुमान यह भी है कि वेनेजुएला के कुल तेल भंडार से 380 से 652 बिलियन बैरल तकनीकी रूप से निकाला जा सकता है। वेनेजुएला में गुयाना शील्ड क्षेत्र में 10,000 टन से अधिक निकालने योग्य के लिए ही आप सोचिए कि सोना होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। इसमें
ओरिनोको माइनिंग आर्क क्षेत्र में 8000 टन से अधिक सोना है। और इतना ही नहीं, वेनेजुएला के केंद्रीय बैंकों के पास 161 टन से अधिक सोने का भंडार है। लिहाजा यह दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़े सोने के भंडार वाला देश भी है। तो तेल के अलावा वेनेजुएला में बॉक्साइट, निकल और रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार हैं। और इस वजह से हर देश ये चाहता है कि किसी भी तरीके से अगर वेनेजुएला पे उसका कब्जा हो जाए, उसके साथ संबंध बहुत मजबूत रहे, तो फिर ये जो पूरा स्टॉक है, जो पूरा भंडारण है, जो ये रिसोर्सेस है, उसकी जो खपत है तमाम देशों को भी मिल सकेगी। अब यही कारण है जिस वजह से नवंबर 2025 के दौरान ही मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पहले ही ये कह दिया गया था कि या तो तुम सत्ता छोड़ दो और सुरक्षित यहां से निकल जाओ। लेकिन उस वक्त मादुरो ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था सीधे सीधे, और अब जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। तो अब इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का मैं तारुफ आप लोगों से करवा दूं। प्रदीप कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं, और जैद अनवर जी हमारे साथ इस वक्त लंदन से जुड़े हुए हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप, और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पूर्णिमा नाथ जी वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त हमारे साथ रिपब्लिकन लीडर भी जुड़े हैं। तो एक एक करके हम सभी का रुख करेंगे। आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले मैं मेजर साहब आपका रुख कर रही हूं। अनुज माथुर सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की ओर से धावा बोला गया वेनेजुएला के ऊपर, इसकी पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। पहले एक वार्निंग दी गई नवंबर के महीने में, कहा गया कि सत्ता छोड़ दो या इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उस वक्त भी मादुरो ने यह कहा था कि सत्ता छोड़ने वाले इंसान में से मैं नहीं हूं और लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन अब जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। आगे अगला कदम क्या हो सकता है? जय हिंद सुरभि। मैं भी अमेरिका से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ। सुबह के 6 बजे हैं यहाँ पे जी सर। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, आपने भी अपने रिपोर्ट में थोड़ा कवर की, पूरी की पूरी कार्रवाई ना तो ड्रग माफिया के खिलाफ मुझे लग रही है ना, क्योंकि आप देखें कि कितना परसेंटेज जो है वो वेनेजुएला का अमेरिका में जो ड्रग आ रहा है उसका कितना परसेंटेज वहां से आ रहा है, क्या उन्होंने ड्रग कार्टेल्स वहां जाकर के किस प्रकार का काम किया हुआ है। ना किसी डेमोक्रेसी की वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि डेमोक्रेसी अगर की बात होती तो सऊदी अरब से अमेरिका के संबंध होने नहीं चाहिए थे। वहां तो इलेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। उसके अलावा भी पिछले समय में भी आपने देखा किस प्रकार से चिली, निकारागुआ और ग्वाटेमाला ऐसे देशों में जहां पर पूरा डिक्टेटरशिप था, वो भी उस समय भी अमेरिका ने उन पर डिक्टेटरशिप जी। तो मेरा ये मानना है कि इसका मूल कारण डेमोक्रेसी का रेस्टोरेशन भी नहीं है। और तीसरी बात, जहां तक सवाल टेररिज्म का है, आप मुझे बताएं किस प्रकार का टेररिज्म में वेनेजुएला लिप्त है। मुझे नहीं लगता। आप मुझे बताएं कि मादुरो ने क्या टेरर एक्ट किए, ये मुझे नहीं लगता। अपने देश में वो क्या कर रहे हैं, वो चाहे वो गलती चीटिंग करके प्रेसिडेंट बने हो, इलेक्शंस को फज करके प्रेसिडेंट बने हो, वो एक सॉवरेन देश के राष्ट्रपति हैं। कैसे बने, क्यों बने, उससे किसी दूसरे राष्ट्र को मुझे लगता है इतनी परेशानी होने की कोई वजह नहीं है। तो वो भी उसका मुझे लगता है मूल कारण नहीं है। मूल कारण आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। मूल कारण है हाई ग्रेड फ्यूल ऑयल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा भंडार। अब उसमें वजह क्या है कि वो भंडार एक समय था 100 साल पहले आज से कि अमेरिकी कंपनियों ने या कुछ 100 या 80, दैट इज द बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपके पास लौट रही हूँ। अब जैद अनवर सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि ये समझना भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या इसमें किसी तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि यूएनएससी की ओर से भी कल भारतीय समय अनुसार रात के 8:30 बजे के आसपास एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ऐसे में उस मीटिंग का नतीजा क्या होगा? जियोपॉलिटिकल चीजें अब शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं क्या सर? इस बारे में मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी। इस सवाल किसको है ये? जैद अनवर सर, आपसे ये सवाल है।
सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया सर, उसे अनम्यूट कर लीजिए। मामला ये है कि एक शेर है कि नहीं कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, बताए अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। जी। मामला ये है कि 3 दिन कबल डिप्लोमेट चीन के राजदूत वहां पहुंचे थे। पहले बात को समझिएगा, ठीक है जी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जब सत्ता पे आए, तो मामला ये है कि एक बिजनेसमैन जब उस तख्त पे बैठा है, उसका सोच बार्गेनिंग है सर। उनकी जिंदगी की अगर तारीफ उठा के देखिएगा, इनके ऊपर कितने ही मामला हुआ है, उस तमाम मामले को इन्होंने पॉजिटिव वे से लिया और उसका इस्तेमाल करके वो सामने आए। आज अगर न्यूयॉर्क में तमाम चीज बनी है, कहीं ना कहीं मैं एक वर्डिक्ट पढ़ रहा था कि नजरअंदाज से बनी है। अगर लॉ फॉलो होता तो ये मामला यहाँ नहीं होता। अब आते हैं कि मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। मैं आप सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट भी पर्सनली करना चाहूंगी, क्योंकि सर आप में से शायद बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस आ रही हैं। कृपया सर उसे चेक कर लीजिएगा ताकि दूसरे गेस्ट को भी डिस्टर्ब ना हो। अब जैद सर आप कंटिन्यू। तो मामला ये है कि ड्रग्स जो आप जिस बेस पे आपने डीए को भेजा, एक संस्था है अमेरिका में डीए, जो सेंट्रल अमेरिका में वो जो मामला है कि वो तमाम जगह उसको वेपन बना के इस्तेमाल करके उन्हें अरेस्ट किया गया। अब आते हैं सबसे ज्यादा ड्रग्स से जो मौत हो रही है, पहले बात पे गौर कीजिएगा। अमेरिका में जी बड़े से बड़े जितने भी सहाफी है जो लिखा है उन्होंने वहां पे, वो सबसे ज्यादा चीन से आता है दवाई, जिससे लोग मर रहे हैं। तो मामला ये है, कमजोर को और दबाया जा रहा है। ये तमाम सबको वी ऑल नो दिस, और ये तमाम चीज जानती है, मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आप बताइए। रूस अगर वहां से बैठ के कह रहा है, रूस के पास क्या बेस है कि जो ये बात कह सकता है? उसने यूक्रेन की जगह कब्जा नहीं किया। दुनिया कहाँ जा रही है? अभी जो जियो पॉलिटिक्स है, यूक्रेन के तमाम जगह पे, मेजोरिटी जगह पे जो रूस ने कब्जा किया है, और आज चीन अगर आके कहेगा तो किस मुंह से कहेगा? क्योंकि चीन आज नहीं कल ताइवान पे कब्जा करेगा वो। ठीक। आपने देखा है कि आज फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर में जब विश कर रहे थे जेपी साहब, वहां के प्रेसिडेंट साहब, तो उन्होंने कहा विश क्या था कि ताइवान उनका हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये मामला जो है पूरे दुनिया में, जब ये 3 डिप्लोमेट वहां पहुंचे हुए थे 3 दिन कबल से, तो वो अभी तक चीन कह रहा है कि मेरे दोस्त हैं ये, मगर यह खुले अल्फाज में कह रहा है। तो दुनिया इतने जल्दी कहां जाके बैठेगा? इसलिए कि रशिया के पास, रूस के पास कोई चॉइस नहीं है। उसको एक तरफ बैठ नहीं है, बिकॉज ही नीड दोस फेलोज। उसके पास चॉइस नहीं है। मगर अमेरिका आज जो कर रहा है, पूरी दुनिया जान रही है गलत हुआ जी, जबकि अमेरिका में रहने वाले लोग बोल रहे हैं ये गलत हुआ। आप ड्रग्स का मामला जो बना रहे हैं, ड्रग्स सबसे ज्यादा चीन से आता है। आपकी हिम्मत है चीन के आंख में आंख डाल के बात करिएगा? नहीं बात कर सकते हैं। आपने इंडिया पे बैन लगा दिया, चीन पे बैन लगाने की औकात थी उनकी? नहीं थी। आप इंडिया की लड़ाई रुकवा दिए, आप रशिया की लड़ाई रुकवा नहीं पाए। बातें है ना। तो दुनिया दिख रहा है कहीं ना कहीं हमने माचिस ऐसे आदमी के हाथ में दी है तो उसको पता नहीं, इसे जलाने से दुनिया जलेगी। बस सिंपल है। एक बात से मैं उसे बंदर नहीं कह सकता था, इसलिए कि प्रेसिडेंट है, उनके पौधे को रखा जाए। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब प्रदीप कपूर सर, मैं अब आपका भी रुख कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि भारत ने जिस तरीके से अपनी डिप्लोमेटिक संबंधों को समझते हुए, थोड़ा सा आराम से समय लेते हुए रिएक्ट किया, और उसमें भी बहुत न्यूट्रल, बहुत संतुलित सा रिएक्शन हमने देखा। लेकिन जब सवाल आती है संबंधों के, एक वक्त ऐसा था वेनेजुएला से बहुत अच्छे संबंध थे, अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए गए थे, उसके बाद से हमने देखा कि कैसे वेनेजुएला से धीरे धीरे हमारा व्यापार संबंध घटता चला गया। लेकिन आज की स्थिति को हम जब देखते हैं तो फिर वेनेजुएला के साथ जो हुआ, तो सर इस तरीके की दोबारा किसी और का नंबर भी तो लग सकता है, इस तरीके की हरकत दोबारा भी तो रिपीट की जा सकती है अमेरिका की ओर से। ये बात सही है सुरभि, और जो भारत का रिएक्शन रहा है बिल्कुल सही रहा है, जैसे आपने कहा जी। अभी इससे पहले जो मैं जानता हूँ इस सेंचुरी में जो ऐसा हुआ है वो पनामा में हुआ था, बिल्कुल, मैनुअल नोरिएगा के साथ। जब सिमिलर चार्जेस उसके खिलाफ भी किए थे इन्होंने, अमेरिका ने, और उसको सत्ता से हटाया था, और जो पनामा कनाल पे कब्जा किया था। तो वो एक ही अवसर था जब एक हेड ऑफ स्टेट जो इन पावर था, जो इलेक्टेड था, जो वहाँ पर था,
चाहे तानाशाही हो रही हो, चाहे जो भी हो रही हो। बहुत सारे देशों में है तानाशाही, वो देखते हैं हमारे नेबरहुड में, इतने देशों में है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म है। चीन से बहुत ज्यादा नार्को ट्रेड है, ड्रग डीलिंग्स है, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने कहा। बट वेनेजुएला के खिलाफ ये एक्शन लेना ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ था, यूएन चार्टर के बिल्कुल खिलाफ था। एक हेड ऑफ स्टेट, जो सॉवरेन कंट्री का हेड ऑफ स्टेट है अभी, उसको उठा के ऐसे डील करना और ऐसे फोटोज आप रिलीज कर रहे हो कि एक जैसे कॉमन क्रिमिनल होता है जी। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि हम इस पे अमेरिकन लॉज जारी करेंगे, लागू करेंगे। तीसरा, ये कह रहे हैं कि हम इसको अमेरिकन कोर्ट्स में ट्राई करेंगे, अमेरिकन जजेस ट्राई करेंगे। कोई इंटरनेशनल अप्रूवल नहीं है, कोई इंटरनेशनल सैंक्शन नहीं है। जो एक बहुत और भी बहुत गलत काम हुआ जो अभी तक चर्चा नहीं हो रही, जो मादुरो की वाइफ है सिलिया रोड्रिगेज, उसको उठा के लाना ऐसे, और उसको भी फिर विदाउट एनी चार्जेस अरेस्ट करना। फिर जब न्यूयॉर्क पहुंच गई वो मादुरो के साथ, उसके बाद उसके ऊपर चार्जेस किए और इंडाइटमेंट किया। तो एक इनोसेंट व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई चार्ज भी नहीं है, उसको भी आपने ऐसे कैप्चर कर दिया। फिर उसके बढ़कर भी उसके आगे एक स्टेप और लिया है कि ये कहा है कि उसका बच्चा भी इन्वॉल्व है नार्को टेररिज्म मादुरो का। तो अब इनको धमकी भी दे दी जा रही है डायरेक्टली कि अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो हम तुम्हारे बच्चे को भी उठा के ले आएंगे। यानी ये इनडायरेक्ट प्रेशर है। इनडायरेक्ट प्रेशर है, डायरेक्ट प्रेशर ये तो मैं नहीं कह सकता, बट प्रेशर तो है डेफिनेटली, क्योंकि वाइफ को भी आप ले आए हो जबरदस्ती, विदाउट एनी चार्जेस व्हाटसएवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, विदाउट एनी एलिगेशन, विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनी नार्को टेररिज्म इन्वॉल्वमेंट, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी इशू एट ऑल। तो ये बहुत ज्यादा ये स्टेप लिया है इस टाइम पे, जो मैनुअल नोरेगा से भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ के लिया है इन्होंने। और दुनिया में मैंने तो बहुत कंट्रीज में काम किया, जैसे मैंने चिली में भी काम किया था, और इन्होंने जैसे आयंदे के खिलाफ एक्शन लिए थे जी। वहां पर प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उसको मारा गया अटैक में जो CIA के साथ हुआ था, CIA ने करवाया था। कंबोडिया में मैं राजदूत था, वहां पर भी उन्होंने जो किंग नोरोदम सियानुक था उसकी सत्ता के अगेंस्ट कू करवाया था। फिर पोल पॉट आया था उसके बाद में। इराक में तो पूरी दुनिया ने देखा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के एलिगेशन लगा के पूरा इराक की बर्बादी हो गई है। बिल्कुल। लिबिया में भी उन्होंने गद्दाफी को हटा के लिबिया में भी बहुत बर्बादी हो गई है। अब वेनेजुएला में भी बर्बादी होने के चांस बहुत हाई हैं, क्योंकि जो जैसे अफगानिस्तान में हमने देखा है, अगर टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हुआ है, उसमें से बहुत कम खर्चा होता है डेवलपमेंट एड के लिए। अब इंडिया में जो हम तो डिप्लोमेट हैं, हमने तो बहुत काम किया है, तो हमारा जो एड होता है बाकी कंट्रीज में वो डेवलपमेंट एड होता है। अफगानिस्तान में हमने रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, स्कूल बनाया, पार्लियामेंट बनाया, उनका एयरलाइन बनाया, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमने। तो उसमें यहाँ पर देखिए, अगर आप जो अमेरिका का टेंस एंड टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड था अफगानिस्तान में, वो किस कारण था? सिक्योरिटी रिलेटेड था, ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री इक्विपमेंट, तो बहुत कम था जो फोकस था डेवलपमेंट एड पे। तो इनका जो नजरिया होता है कि हमको क्या फायदा है, मीन इनका क्या, हमारा, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पर वॉशिंगटन DC में, ये देखते हैं रोज दिन में, एक तो ट्रांजैक्शनल होते हैं, एक कमर्शियल होते हैं, तीसरा ये नजरिया एड में भी होता है कि हमको क्या फायदा है। जो भारतीय डिप्लोमेसी में बिल्कुल ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है, अमेरिकन डिप्लोमेसी में प्राइमरी एम होता है, प्राइमरी गोल। तो अब अगर हम वेनेजुएला में मादुरो को हटा रहे हैं तो हमको क्या फायदा? हम उनका ऑयल लेंगे, हमारी कंपनीज वहां पर जाके ऑयल निकालेंगी, फिर उसका प्रॉफिट जो है उसमें थोड़ा बहुत पैसा वापस देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। अगर ये 20 साल 30 साल पहले हुआ होता, जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो वही पैसा वापस नहीं जाता। तो अभी थोड़ा बहुत जाएगा दुनिया को बताने के लिए कि हम पैसा वापस भी दे रहे हैं। बट ये सब चीजें जो है, ये अल्टीमेटली जो अमेरिका का ग्लोबल स्टैंडिंग था, जो हेजिमनी थी, इसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो अब आगे वाले दिन बताएंगे। और या इनकी हेजिमनी कंटिन्यू हो सकेगी कि नहीं, ये भी आगे वाले दिन बताएंगे। ये चीन को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट अब मिलेगा अपने हेजिमॉन बनने के लिए, तो दुनिया को भी अब प्रिपेयर होना पड़ेगा
कि एक हेजिमोन को हटा के दूसरा हेजिमोन अब पावर में आएगा, तो वो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है अगले ठीक है सर, कुछ सालों में। ठीक है, अब मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब मैं पूर्णिमा नाथ जी का भी मैं रुक कर लेती हूँ। मैम, हमने ये देखा वाकई में कि इराक में किस तरीके से ये कोशिश की गई थी कि तालिबान को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, उसके जड़ों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन वहाँ अरबों डॉलर खर्च किए गए। बावजूद इसके आज हम इराक में बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं देखते हैं। वहाँ तालिबान आज भी अपनी हुकूमत कायम किए हुए हैं। तो फिर वो नुकसान जो अफगानिस्तान, जी माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान की हम बात कर रहे थे, तो जो नुकसान वहां पर अमेरिका को उठाना पड़ा, क्या दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप उस इतिहास की गलती से वो कुछ सीख नहीं ले रहे हैं? वो उसी गलती को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैम, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई अप्रिशिएट इट। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सिचुएशन आपने देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किया है। कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी इसीलिए कहा जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली द अमेरिकन पीपल आर, यहाँ पे इनको ये ऐसे नहीं कर रहे कि अमेरिका फेल्ड इन अफगानिस्तान और इराक में जो किया है वो गलत था, या तो सीरिया में जो किया है वो गलत था। उनके जो मागा बेस है वो अनफॉर्चुनेटली उनको ऐसे लग रहा है कि वो एक्चुअली सारे वॉर जीत के आए समहाउ। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपने तो इराक की बात की है, आपने यहाँ की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो ईरान की हिस्ट्री 1979 से शुरू करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 1953 की कू करवाए थे CIA ने, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते। 1953 की कू इसीलिए करवाए थे कि मोसादेक जो थे वो नेशनलाइज करने वाले थे ईरान की ऑयल, तो उसको CIA ने हटा। CIA सिर्फ नहीं है, MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उन्होंने एक कॉम्बिनेशन से उनको हटाया। उसके बाद 1979 में उनका रेवोल्यूशन का ऐसे हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली इट वाज बेसिकली इस्लामिक एक रेवोल्यूशन हुआ, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट वहां से देखने को मिले। तो ये एक कहानी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे आप पिछले 100 साल से देख लीजिए, और फर्स्ट कू जो माना जाता है अमेरिका में हुआ है, इट वाज 1893। हवाई आज हमारे अमेरिका के टेरिटरी में है इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अमेरिका एक्चुअली वहाँ की क्वीन जो है लिली यू के लालानी, आई सपोज, उनको हटा के हवाई आज हमारे टेरिटरी में है। अब आगे बढ़ते जाइए, 1903 में पानामा, 1953 में ईरान, 1954 में ग्वाटेमाला, 1961 में क्यूबा, 1963 में डोमिनिकन रिपब्लिक, 1964 में ब्राजील, आगे बढ़ते जाइए चिले, अर्जेंटीना, आप इराक, सीरिया, अब तो है ही। सो ये जो एक पैटर्न है अमेरिका की, ये कू लगा के रिजीम चेंज करना, तख्ता पलट करना और वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करना, CIA की एजेंट हर इंस्टीट्यूशन में घुस जाना, स्पाइंग करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ अमेरिकन जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब आपने देखा है अमेरिका की 800 प्लस कोशिश भी है कि आपने आपको ये दिखाना, दूसरे देशों को ये दिखाना कि आज के वक्त में भी अमेरिका से ज्यादा मजबूत, अमेरिका से ज्यादा पावरफुल और कोई देश नहीं है। 100% उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि अमेरिकन मिलिट्री की कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका वहाँ की वेनेजुएला की कंट्री रन करेंगे, और जब तक कोई सही लोग ट्रांजिशन नहीं हो सकता तब तक रन करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया? आप कोई भी कंट्री में जाके उनका लीडर को आप हड़प लेंगे, कोई भी एलिगेशन उनके ऊपर थोप के आपने लिटरली उनके कंट्री को जब्त कर लेंगे और आप के आदमी बिठाएंगे, आप रन करेंगे वेनेजुएला। अभी सिर्फ वो थोड़ी है, उसके बाद उन्होंने लिटरली डिक्लेयर अभी क्यूबा और कोलंबिया के और मेक्सिको के ऊपर थ्रेट लगा दिया। सो दिस इज अ शो ऑफ पावर, दिस इज अ पोस्चरिंग ऑफ स्ट्रेंथ। और बार बार आपने एक स्लोगन सुना होगा specifically from the conservative and republican side, peace through strength। उनको लगता है कि वॉर की डर दिखा के और वहां पे जाके सारे रिजीम को चेंज करना, that is peace through strength, and this is such a horrible idea in 21st century। अभी भी अगर हम लोग वॉर पे डिपेंडेंट है, अभी भी अगर हम लोग मार के इकोनॉमी बना रहे, I don't know where the
वर्ल्ड इज गोइंग। हम वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बात नहीं करना चाहिए कि बिकॉज इज ऑलरेडी हैपनिंग। इसराइल और पैलेस्टीन की बात करिए या यूक्रेन और रशिया की बात करिए, अभी तो वेनेजुएला अमेरिका की बात कर रही है। इट्स ऑल अबाउट ऑयल। अभी ये स्पेसिफिकली दिस हैज नथिंग टू डू विद नार्को टेररिज्म, दिस हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर आइडिया। कहीं पे कम्युनिज्म की धप्पा लगा देंगे, कहीं पे ह्यूमन राइट्स की धप्पा लगा देंगे, इंडिया भी एज अ टारगेट। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, वेनेजुएला आपने खुद देखा है, वेनेजुएला इज सिटिंग ऑन द लार्जेस्ट एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि आप जैसे कह रही है कि इसका नार्को टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, या फिर जो और आरोप लगाए गए कि वहां के लोग परेशान हुए, इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेनेजुएला के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आकर के अमेरिका को थैंक्स कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें अब आजादी मिल गई है। आपके इंडिया में भी तो काफी लोग बैठे हुए हैं जो चीन के साथ MOU साइन करके रखे। आपके इंडिया में तो हम हजारों लोग बैठे हुए हैं जो there is a अभी good that इंडिया people में everywhere. प्रोटेस्ट करेंगे तो बोलेंगे अमेरिका को थैंक यू बोलेंगे। अब वो चाहेंगे कि अमेरिका जैसे लोग जाके मोदी को हटा के कोई और को बिठाए जो एक्चुअली हैव ए बेटर यानी आप ये रिलेशनशिप कह रहे हैं कि विद opposition का अमेरिका। खेल है। जैसे अनफॉर्चुनेट डिप्लोमेसी का कोई रोल है कि है या नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क। अभी अमेरिका को जाके कोई ग्लोबल लीडर को हटा के अगर उनका आदमी बिठाना पड़ रहा है, सो देयर इज नो डिप्लोमेसी, आई एम गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। सो ये दादागिरी हो गया, ये माफियागिरी हो गया, ये गुंडाराज हो गया। सो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। दिस इज कॉन्क्वेस्ट, दिस इज कॉलोनियल एम्पायर एजेंडा, दैट्स इट। अगर हम उसको बार बार शुगर कोट करके बार बार एनालाइज करने लगेंगे, हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट बोलने लगेंगे तो सच बाहर नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से वो जमाना गया जहां पे पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट आप बोलेंगे, सीधा सीधा बोलिए कि दिस इज ए कॉलोनियल एम्पायर कंटिन्यूएशन एंड दिस इज ए गुंडाराज माफिया राज। मैं जाके डिवाइड करूंगा कौन से जगह लेंगे, ब्रिटिश कौन से जगह लेंगे, या फ्रांस कौन से जगह लेंगे, स्पेन कौन से जगह लेंगे, और अमेरिका कौन से जगह लेंगे। सो आज के जमाने में दिस अमेरिका इज द कॉलोनियल स्ट्रेंथ, अमेरिका इज द कॉलोनियल पावर। अमेरिका का इतिहास रहा है कि कई जगहों पर हमले करवाए, कई जगहों पर बैकएंड से सपोर्ट कर दिया हमले करवाने को लेकर। तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं मेजर साहब आपसे मैं करना चाहूंगी। अनुज सर, दोबारा मैं आपके पास लौट रही हूँ, और ये समझना जरूरी हो जाता है कि जैसे हमने अपने रिपोर्ट में भी ये सवाल पूछा, अगला नंबर किसका। इस बीच जब तमाम देशों की ओर से रिएक्शन सामने आ रहे थे तो हमने देखा कि ईरान की ओर से एक रिएक्शन दिया गया और ये कहा गया कि अगर कल को ये स्थिति ईरान की तरफ की जाती है, ईरान के साथ ऐसा कुछ होता है, तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, इसका पलटवार करेगा, जवाब देगा। क्या ईरान को अब कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अमेरिका के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चले तो कहीं कल हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए? बिल्कुल सुरभि, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, ईरान को डर नहीं सता रहा है, इस बात का ऐलान इजराइल ने ऑलरेडी कर दिया है कि ईरान में वेनेजुएला जैसी हरकत हो सकती है। जो ईरान में आज की तारीख में देखिए सुरभि, जो जिस प्रकार का चल रहा है वहां पर विरोध, उस विरोध के पीछे भी कुछ ताकतें हैं। हालांकि वो आज के डिबेट का इशू नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, लेकिन ये निश्चित है कि हर वो देश जिसमें अमेरिका का इंटरेस्ट है, ये बहुत जरूरी है, जिसमें अमेरिका का इंटरेस्ट है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो कम्युनल कंट्री हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो मॉक डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो, उसमें अमेरिका का जो स्टांस है वो एक अलग प्रकार का रहेगा। मैं पूर्णिमा जी की बातों से 100% सहमत हूं। इसका आप देखिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान नॉन टेरर कंट्री है, ओसामा बिन लादेन वहां मिला और 50 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस वहां चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो एक्ट है वो अपने एयरफोर्स को अपने खुद के लोगों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल वॉरफेयर बलोचिस्तान में कर रहा है, बावजूद उसके कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से असीम मुनीर ने असीम ताकतें पाकर के अपने आप को बहुत बड़ा डिक्टेटर बना लिया है, कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट वहां पर फिलहाल नहीं है। फिलहाल उनके इंटरेस्ट में पाकिस्तान का उनके साथ होना इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी सॉवरेन कंट्री में जाकर के उसके राष्ट्रपति को, वो चाहे किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति बन करके आया हो, वो एक देश है, आप कैसे उस देश को चला सकते हैं? और आप मुझे ये प्रश्न पूछना है कि वो किस प्रकार से चलाएंगे? क्या सेना भेजेंगे वहां पे, या किसी और को अपना वहां पर प्रेसिडेंट बना करके भेजेंगे, या क्या कैसे देश को चलाएंगे? आप मुझे बताएं।
आपको वहां देश चलाने के लिए आपको वहां पर होना पड़ेगा। आप रिमोट कंट्रोल से देश को नहीं चला सकते। सर लॉ देखिए एंड ऑर्डर वर्ल्ड वॉर कैसे 3 करेंगे? का तो ये एक तमाम मुहाना हम कह सकते हैं क्या कि एक मुहाना खुलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए नहीं, नहीं, देखिए देखिए जो एक मिनट जो हाँ। वर्ल्ड वॉर 3 का मैं इसकी वजह बताता हूं, क्योंकि ये जो चीज है ये कई लोग देशों को शह देगी। जी। चीन का विस्तारवाद उभर करके सामने आएगा, हम्म। और जो देश हैं, रूस ने आज यूक्रेन में किया है, कल वो रोमानिया में कर सकता है, बुल्गारिया में कर सकता है, पोलैंड में कर सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं इसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वजह कोई भी रही हो। मादुरो क्रिमिनल हैं, हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटिंग प्रेसिडेंट को क्रिमिनल, पुतिन भी क्रिमिनल है आपके हिसाब से, तो और क्रिमिनल है, उन्होंने लाखों लोग मार दिए, उनको भी गिरफ्तार कर लें। ये बात नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ पावर की है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति है, और हम जो चाहेंगे, खास करके हमारे इंटरेस्ट वाले एरियाज में और हमारे जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पर हमारी डिक्टाट चलेगा और किसी की बातचीत। तो ये चीजें मेरे हिसाब से दूसरे देशों को इस प्रकार से धमकाना, और क्लियरली क्यूबा को, मैक्सिको को, ग्वाटेमाला को और कोलंबिया को, इन देशों को डायरेक्टली और दोबारा धमकी दे देना, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए बहुत घातक चिन्ह है मेरे हिसाब से। और ये हमें मानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इस प्रकार का काम करने से हम एक इस तरह की परिपाटी को बना रहे हैं जो कि आपकी जो जो घबराहट है उसकी तरफ ले जा सकती है। तीसरा विश्व युद्ध, आप किस प्रकार से हर जगह जाकर के आप हर बार ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए। पिछले एक वर्ष में जितने स्ट्राइक्स अमेरिकन एयरफोर्सेस ने, अमेरिकन फोर्सेस ने किए हैं, उतने जो बाइडेन के टोटल टेन्योर 4 साल में नहीं हुए थे। आप शांति की बात करते हैं, युद्ध रुकवाने का नाइजीरिया पे आप हमला कर रहे हैं, सोमालिया पे आप हमला कर रहे हैं, आप तो ये तमाम चीजें मेरे हिसाब से इनको समझने की जरूरत है। और इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो पहली चीज वेनेजुएला गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा, दूसरी चीज विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। अब प्रदीप सर, सवाल ये भी बनता है कि इस बीच संयुक्त सुरक्षा, जब राष्ट्रों की हम बात करते हैं तो सर इसके लिए यूएनआरसी पहले से बना हुआ है, यूएन भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब तक इस मामले में सन्नाटा सा है। सिर्फ कोट किया जाता है बयान, और उस बयान में ये कहा जाता है कि ये घोर निंदनीय है। सर सिर्फ घोर निंदनीय कह देने से हो जाता है क्या? एक मीटिंग बुला लेने से हो जाता है क्या? इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन कैसे निकलेगा? ये बात सही कही आपने सुरभि जी। यूएन का जो रोल है, जो एनविसाज किया गया था 1945 में, और जो आज के दिन में 2025 में 2026 में देखा जा रहा है कि वो भी एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह हो गया है। बिल्कुल जैसे लीग ऑफ नेशंस को 1945 में, जब वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो दुनिया में, तो उसको फिर जब उन्होंने देखा कि लीग ऑफ नेशंस इफेक्टिव नहीं था जी, तो उसको फिर रद्द करके उन्होंने यूनाइटेड नेशंस बनाया था। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है, बट जो यूनाइटेड नेशंस का हाल हो गया है उसमें अगर इंडिया जिस देश है, भारत देश, अगर वो परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टू एज द मेन ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, तो जो इतना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी दुनिया के लिए, उसको भी आप परमानेंट मेंबर नहीं बना सक रहे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिल्कुल अभी इररिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। तो इसकी जगह में नया ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करना है, जिसमें कुछ ताकत हो, जिसमें कुछ कैपेसिटी हो, जिसमें कुछ रिसोर्सेज हो, जो दुनिया में कुछ कर सके। तो वो अब दुनिया में बहुत लोग सोच रहे हैं ऑलरेडी, और इसमें और भी ज़्यादा सोच जरूरी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को अब हमको साइड में करके, उसको बिल्कुल स्टॉप करके नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जरूरी है। अब जो रही बात पूरी दुनिया की, अभी वेस्टर्न वर्ल्ड का एक रूल ऑफ लॉ होता था, जो डेफिनेशन उनका
कि हर देश में ऐसे होगा, और एक को जो शुरू में उन्होंने कहा था स्टेट्स का डेफिनेशन ही होगा, वेस्टफेलियन डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज। तो वो सब ये जो एक्शंस हो रहे हैं अभी, उससे वो सब रद्द होते जा रहे हैं और फ्यूचर में उनके ऊपर बहुत जबरदस्त चैलेंजेस हो रहे हैं। वियना में प्रोटोकॉल्स थे, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स हैं कि आपको इस तरीके से सॉवरेन कंट्रीज को ट्रीट करना है। जी सर। अब आप उनका बहुत जबरदस्त उल्लंघन कर रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर में लिखा हुआ है कि आप सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट नहीं कर सकते किसी देश की, उसका भी बहुत जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है। तो किसी भी लॉ के लिए कुछ रिस्पेक्ट नहीं बचा है। अगर कोई भी कोर्ट में कोई ऑर्डिनरी लॉयर जिसने इंटरनेशनल लॉ भी किया हो, उसको भी समझ आ जाएगी कि आज के दिन में इंटरनेशनल लॉ का एक ही जो बेसिस बचा है वो है कि माइट इज राइट। अगर मेरे पास ताकत है, अगर मेरे पास वेपन्स हैं, अगर मेरे पास ये शक्ति है, तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं। कोई और रूल और लॉ लागू नहीं होता है किसी के भी ऊपर। तो ये जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है इस एक्शन से, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया को बैठ के सोचना पड़ेगा कि इसका कैसे करेक्शन किया जाए ताकि आगे से ऐसे एक्शन ना हो सके। बहुत मुश्किल काम है और बाकी देश भी अगर शुरू हो जाए ये सब करना, जैसे इंडिया अगर भारत उठा के उनको ले आए, जो उनके फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर को, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट नार्को टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ही इज अ मुल्ला आल्सो, तो वो फिर दुनिया उसमें क्या कह सकती है, क्योंकि वो तो जस्टिफाइड केस है और प्रूवन केस है। तो यहाँ पर तो प्रूवन भी नहीं है, वहां पर तो पूरी दुनिया के सामने वो छाती खोल के ऐसे यूज करते हैं कि हम न्यूक्लियर से बम्बार्डिंग कर देंगे सब जगह पे, ये कर देंगे वो। तो अलग अलग हरकतें जो कर रहे हैं अलग अलग देश, जो चीन ताइवान के ऊपर कर रहा है और जो फेंटानिल का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है जिससे बहुत ज्यादा लोगों की जान जा रही है यूएस में, तो उनको कुछ नहीं कह सक रहे आप। जो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है या जो आपको चाहिए उनके रिसोर्सेज, आप उनको जाके अटैक कर रहे हैं। ठीक है, और जो असली में खराब है उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं आप। ठीक है जैद सर, अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी बनता है कि जब हम ये ध्यान देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वही शख्स है जो कल तक ये कहते थे कि मैं डिजर्व करता हूं नोबेल पीस प्राइज, लेकिन आप नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अचानक से किसी देश पर एयर स्ट्राइक करके वहां के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं। तो ये आप पीस की बात कैसे कर सकते हैं? आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि अमेरिका की कोर्ट में ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद से फैसला आएगा। आप इतनी तक की इजाजत नहीं दे रहे हैं कि वहीं के कोर्ट, वहीं के सुप्रीम कोर्ट इस बात का डिसीजन ले सके। नार्को टेररिज्म का हवाला देते हैं, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है तो फिर आप मध्यस्थता करने के लिए पहुंच जाते हैं। विस्तारवादी सोच के लिए आप चीन को रोकने के प्रयास करते हैं, लेकिन विस्तारवादी सोच के साथ आप खुद आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं, ठीक है ना। ये कल हमारे यहाँ एक कहावत है कि अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं। ये जब शुरुआती दौर पे इनको देखिएगा, इनका अप्रेंटिस एक प्रोग्राम आता था। इससे पहले जाइएगा इनके तारीख, इनकी बायोग्राफी में जाइएगा, इनके जिंदगी के बारे में जाइएगा, इन्होंने हमेशा नेगेटिव पब्लिसिटी से पब्लिसिटी कमाया है। जबकि तमाम केस ये हारे हैं। इनके एक फ्रेंड होते थे जिसको गॉड फादर कहते थे, वो लॉयर होते थे। तो ये तमाम केस उसके एडवाइस से तमाम केस हारे हैं, मगर इन्होंने जो एक चेहरा बनाया था, पॉपुलरिटी बनाया था, नेगेटिविटी पॉपुलरिटी से अपना पॉजिटिव उन्होंने किया था। एक ऐसा जहन का आदमी है ये, पहली बात, ठीक है। अब आते हैं कि अपने में मिट्ठू बन रहे थे, खुद ही आके वो मेडल पहन दिया था इन्होंने। ये एक जहन है इनका कि मैं पीस रखता हूँ, मगर दर हकीकत ये नहीं है। ये जैसे ही आके बैठे थे, इनके मुंह से एक अल्फाज निकला, जब ये इलेक्टेड होके आए थे, इनके मुंह से एक अल्फाज निकला था कि कनाडा को इसमें अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए। उसके बाद ग्रीनलैंड की तरफ चले गए थे। पूरी दुनिया में क्या बयान दे रहे थे इनको खुद मालूम नहीं था। बात समझ रही है? पूरी उनके बयान उठाइए ना। जीतने के 100 दिन के अंदर इन्होंने तमाम जितनी भी बात रखी है वो दूसरी बात है, मगर कहीं ना कहीं एक बात और पैदा होता है। सुनिए मेरी बात को, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग होगा। बात पे गौर करिएगा। यूक्रेन से रशिया के लिए बार्गेनिंग होगा, उसका रीजन वेनेजुएला हो सकता है। चाहे चीन सबसे बड़ा उस इंपोर्ट कर रहा था उनके ऑयल को, तो चीन कैन बी अ ब्रिज टू बी बार्गेनिंग विद रशिया। इसको भी पॉसिबल वन ऑफ द साइड, बिकॉज पता नहीं उनका कौन सा वेपन क्या इस्तेमाल होगा कब ना। कुछ है जिसकी पर्दादारी है।
कुछ ना कुछ, सिर्फ आपको मछली का आंख नहीं दिखना चाहिए ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। यहाँ ये नहीं सिर्फ ऑयल है, मगर एक अच्छा बिजनेसमैन है ये, नो डाउट। जबकि इन्होंने बहुत से डेप्थ से ऊपर आए हैं। कहीं ना कहीं जब ये अपने ट्रम्प टावर बनाया था, इन्होंने 40 साल का अपना माफ करवाया था टैक्स। पता है आपको, इतने अच्छे बार्गेनर है ये वहां के लोकल काउंसिल से। तो सोचिए कि एक ऐसा आदमी आके बैठा हो, उसको क्या सोच रहा है, क्या फ्यूचर सोच रहा है, कैसे बार्गेनिंग करेगा, किस बटन को दबा के सोच। एक और बात करता हूं, आपने देखा होगा जब भी आप चेस खेलती होंगी या शतरंज खेलती, शतरंज में पहले प्यादा मारा जाता है, बादशाह हमेशा खड़ा रहता है। आज 2 बादशाह 2 तरफ खड़ा है, देख लीजिए। आज प्यादा मर रहे हैं कहीं ना कहीं। यूक्रेन बलि का बकरा बना। एक प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने उसे तमाम प्रोमिसेस किए थे, जो बाइडेन ने, वो तमाम चीज को रिवर्स किया गया। यूक्रेन के जकरी साहब ने बाकायदा वहां बैठ के बराबर ये बात को मेंशन किया। तो कहीं ना कहीं आज जो चाल चला जा रहा है, उस चाल का रिजल्ट आज नहीं कल नहीं दिखेगा, मगर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। पहले बात को समझ लीजिए, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरी पेशिन गोई क्या है कि कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग प्लेटफॉर्म तैयार होगा, जिसे प्री बार्गेनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। एक प्री बार्गेनिंग होगा, और प्री बार्गेनिंग के बाद कहीं ना कहीं यूक्रेन की लड़ाई इस बेस पे भी रुक सकता है। इट कुड बी पॉसिबल समहाउ दिस। मगर ये एक पहलू है, मगर आज पूरी दुनिया ये बात को जानती है। आज चाइना से इन्होंने 30 लाख का हवाला दिया डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कि 30 लाख लोग हमारे मारे गए, मगर समहाउ 90 से अभी तक 30 लाख लोग 19 लाख लोग मरे हैं। गवर्नमेंट के उसमें आया है, हुकूमत के उसमें दस्तयाब है। तो मामला क्या है कि दर हकीकत कुछ और है। इनके मुंह से कुछ निकलती है, सोचते नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। बस नहीं, अभी क्या होगा 2 सेकंड के बाद, यू डोंट नो दैट। भी एक अल्फाज निकलता है, मोदी इज माय फ्रेंड, बट नेक्स्ट अल्फाज निकलता है, ऐसा अल्फाज निकलता है जिससे मोदी साहब का एक इमेज गलत तैयार हो जाता है। तो यू गोना बिलीव हिम विच साइड ऑफ हिम। सो ही इज अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट द मोमेंट in the world now. You don't know what is next, but somehow behind of his mind he have a long run thinking, because he is a good businessman end of the day. एक अच्छे बिजनेसमैन नो डाउट हुआ है, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं बिजनेसमैन के थ्रू से। ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा चीज नहीं किया है जो अमेरिका को अलग मकाम पे लेके चले गए हैं। बात समझिएगा बिल्कुल पहले समझिए। तो ये कोई मास लीडर नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ऐसी चीज थी कि कुछ अल्फाजें थी, कुछ एक्शन था, कुछ पैसे, मतलब बहुत पैसे थे, और अच्छे सराउंड में थे जो नेगेटिव को पॉजिटिव करके सामने लाके इनको बैठा दिया। अब एक ओवरऑल बात है कि आज पूरी दुनिया क्या स्टैंड लेगा, ये सवाल है। ठीक है सर। क्या चीन सिर्फ चीन नहीं, बात कंप्लीट करें, चीन सिर्फ क्यों बोलने पर रहेगा? क्या रशिया क्या स्टैंड लेगा, ये सवाल है। सिर्फ बोलने तक की बात रहेगी, एक्शन क्या है, ये सवाल रहेगा। अगर एक्शन पे कोई चीज आता है तो एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, बार बार जो आप कह रही हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो चुका, इज यू ऑलरेडी इन अ सर्कल एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड, एवरी पार्ट हैव समथिंग गोइंग ऑन। दुनिया के हर हिस्से में लड़ाइयां हो रही हैं, चाहे आप तारीख में आप फलस्तीन की बात नहीं लिखेंगी, मगर आप यूक्रेन की बात लिखेंगी और फिर ये काम करेंगे। ऐसे नहीं, दुनिया में लड़ाइयां हो रही हैं। आप अगर एक चीज है जो बड़े प्लेटफॉर्म पे आके नहीं हो रही है, तो बड़े मुल्क नहीं लड़ रही, मगर प्यादे तो लड़ाए जा रहे हैं ना कहीं। तो somehow you are already in a circle at the moment, that what we call कि अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं शुरुआत है ही है ना। शुरुआत अगर इसको अगर आप बार्गेनिंग से नहीं खत्म करते, ये शुरुआत है, चल रही है। अब पूर्णिमा मैम, सवाल ये भी आता है जहन में, जैसे कि अभी कुछ देर पहले भी हमारे बाकी के एक्सपर्ट्स भी इस बात को लेकर के गौर फरमाने की बात भी कहते थे कि जब मदुरो को वहां से उठाया गया, उनकी बीवी पर क्या एलिगेशंस लगे, उनकी पत्नी को जब आप लेकर के आते, उनके बच्चे को इसमें इन्वॉल्व करने की बात करते हैं, और जब हम संयुक्त सुरक्षा राष्ट्र परिषद की हम बात करते हैं, क्या इनमें ये मुद्दा नहीं उठेगा जब ये मीटिंग होगी कि किस बिहाफ पर आपने उनकी पत्नी को वहां से आप गिरफ्तार करके लेकर के आए, जेल में रखने की आप बात कर रहे हैं? कोई तो गाइडलाइंस होगी। आप कोई भी देश किसी भी देश पर अचानक इस तरीके से हमला कर दे, वहां की बसी बसाई चुनी हुई सरकार को हिला दे, ये आप किसी तरीके से क्या कुछ मानकों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? और जो देश इसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजा होगी? कोई सजा है भी या नहीं? बस हर कोई अपनी अपनी विस्तारवादी सोच को इसी तरीके से आगे बढ़ाता है। मैम, मेरे हिसाब से पहले तो चलो आपने उनके वाइफ के बारे में बात की, उनके एलिगेशन के बारे में बात की। मेरा तो द एंटायर ऑपरेशन इज इलीगल
फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्टैंड पॉइंट एंड फ्रॉम एन मॉरल स्टैंड पॉइंट। कल मैंने मेरे बच्चों को पूछा था, मेरे टीनेज बच्चे हैं, उनके सामने थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन करके उनको पूछा था कि ऐसे वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो उठा के लेके आए, एलिगेशन ये डाल दिया। आपको लगता है ये सही है कि नहीं? एक टीनेजर को अब रिस्पॉन्ड करना कि नहीं ये सही नहीं है, आप मुझे बताइए, कोई रॉकेट साइंस है ये? मोरालिटी की क्लास किसी को देने का जरूरी है तो मैम सुनने में आया कि अमेरिका के सही सड़कों और पर गलत विरोध की? भी हो रहा है। नहीं, सड़कों पर बिल्कुल हो रहा है। विरोध हो रहा है, दैट इज ओके, बट जी। what I am trying to say is over here, there is no reason for any country और कहीं पे जाके इन्वेड करना। अब अगर हम प्रेसिडेंट ट्रम्प और यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि चाइना ताइवान पे इन्वेड नहीं कर सकता है, और चाइना कह रहा है कि ताइवान इज माय कंट्रीज हिस्सा, और ऊपर से यूक्रेन, कल रशिया की पुतिन जाके बोलेंगे यूक्रेन इज रशिया की हिस्सा है, तो आप अमेरिका जाके कैसे उसको भाषण दे सकता है कि आप नहीं कर सकते हो? ये तो प्रेसिडेंट सेट किया गया है ना कि मैं जो चाहूंगा, मेरे पास आर्थिक सामर्थ्य है, मेरे पास मिलिट्री पावर है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, किसी के ऊपर कर सकता हूँ। दिस इज नॉट ए जोक ओवर हियर। ये किसी की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई करप्ट भी है, अगर कोई गलत काम भी कर रहा है, उनके सॉवरेन नेशन में काम कर रहा है, उनके पास खाने के लिए फूड नहीं है, तो आज वेनेजुएला की जो सिचुएशन है, वो बार बार पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं। अमेरिका ने कितना सैंक्शन लगाया, वेस्टर्न कंट्रीज ने कितना सैंक्शन वेनेजुएला के ऊपर लगाया, कब से लगाया? आज जो सिचुएशन वेनेजुएला इज गोइंग थ्रू इज बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। तो आपने वो क्रिएट किया है इशू, वहाँ पे प्रॉब्लम हो, लोगों का पॉवर्टी बढ़े, वहाँ पे लोगों को खाने की ना मिले, उसके बाद जाके आपने एक लीडर को उठा के लेके आ गए हो, अपना फ्लेक्स मसल दिखा करके अपना पावर शो कर रहे हो कि आई एम द सुप्रीम, आई एम गोइंग टू रन योर कंट्री। पावर पॉलिटिक्स दिखाई जा रही है। कोई भी डिग्निफाइड कोई कंट्री है, कोई भी लीडर डिग्निफाइड हो, कोई ये एक्सेप्ट कर सकता है कि दिस इज ओके फॉर अमेरिका टू जस्ट गो एंड डू वट एवर? द सेम रेटरिक जो हम चाइना के अगेंस्ट सुनते या रशिया के अगेंस्ट सुनते, तो अमेरिका तो वही कर रहा है ना। तो आप डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है यहाँ पे? आपके पास तो न्यूक्लियर पावर हेड भी ज्यादा नहीं है ना, रशिया के पास है, वो भी बोलने में आपको दिक्कत होती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कि अगर कोई करप्ट है तो है, ठीक है, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके आओ, उसका रूल ऑफ लॉ कुछ है, उनका इंटरनेशनल लॉ कुछ है जो किसको फॉलो करना होता है। आपका क्या, व्हाट इज योर रोल? हु मेड यू द किंग ऑफ द वर्ल्ड? Who made you the king of the world that you can literally go and pick up somebody just like that? माफिया राज कर रहे हो यहाँ पे। So the question and the basis of the question is wrong to me. उनको वेनेजुएला के प्रेसिडेंट अगर रॉन्ग है, उनको ICJ में लेके जाओ, ICC कोर्ट में लेके जाओ, और लेकिन अमेरिका हैज नो रोल इन दिस केस टू गो अराउंड इन एनी कंट्री टू पिक अप देयर लीडर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हो रहा है, दिस इज अ वेरी क्लियर सिचुएशन, इट इज नथिंग टू डू विद एनी अदर एलिगेशंस। अगर नार्को टेररिज्म हो या किसी गैंग मेंबर की लीडर हो और वो गलत लीडर थे, वहां पे लोगों को मार रहे थे, जो भी एलिगेशन है, none of this matters. It is the oil business. America wants the oil of Venezuela, pure, simple, period. There is nothing else. तेल के लिए ही लड़ाई थी, उसके रिसोर्सेज को यूज करने की ही लड़ाई थी, जो कि अब अमेरिका अपने आप को दिखा रहा है कि मैं जीत चुका हूं। बहरहाल समय का अभाव है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। प्रदीप कपूर जी हमारे साथ, पूर्व डिप्लोमेट जुड़े, साथ ही जैद अनवर सर हमारे साथ लंदन से जुड़े हुए थे, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, अभी हमारे साथ अमेरिका से जुड़े, और साथ ही पूर्णिमा नाथ जी वॉशिंगटन DC से हमारे साथ जुड़ी, रिपब्लिकन लीडर। और सभी ने इस बात को लेकर के खुलकर बातचीत की और ये कहा कि जो इस वक्त ट्रम्प कर रहे हैं वो अगर आप देखें तो पूरी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर आखिर बाकी के तमाम देशों के लीडर्स क्या करते हैं, क्या फैसला आता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी और करना होगा। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।